उसी शाम गुलाम पहली बार कार में बैठा। उसे ऑफिस ले जाया गया, जहां लोग हैरान थे कि ये सीधा सादा सा आदमी मालिक के साथ कैसे आया। वहां एक अफसर ने बशीर साहब से कहा, सर, इस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं, हम कैसे? बशीर साहब ने टोक दिया, इसका रिकॉर्ड अल्लाह के पास है और मेरे लिए इतना ही काफी है कि इसने मेरी अमानत लौटाई। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारा ईमान, सब्र और भरोसा तीनों का इम्तिहान एक साथ लिया जाता है, और अगर उस वक्त हमने अमानत को अमानत समझा तो वहीं से हमारी तकदीर बदलती है। रात के सन्नाटे में जब शहर की रोशनियां बुझ जाती, तब उस तंग गली के आखिरी छोर पर एक पुराना मिट्टी से लिपा हुआ झोंपड़ा था, जिसमें रहता था गुलाम हुसैन, तकरीबन 35 साल का एक सीधा सादा मजदूर। सर पर हमेशा टोपी, लिबास में सादा कुर्ता पायजामा और आंखों में अजीब सी शराफत। वो हर रोज सुबह की नमाज के बाद बाजार की तरफ निकलता और शाम को 2 वक्त की रोटी कमाकर लौटता। हालात ऐसे थे कि चूल्हा कई बार सिर्फ हवा से ही गर्म हो पाता। गुलाम का कोई नहीं था इस दुनिया में। माँ बाप बहुत पहले ही इस फानी दुनिया से रुखसत कर चुके थे। वो अकेला था, मगर दिल बहुत बड़ा था। मोहल्ले के लोग कहते, ये शख्स अगर बादशाह भी बन गया तो भी अपनी सादगी ना छोड़े। थका हारा बाजार से लौट रहा था जब रास्ते में उसे एक छोटा सा चमड़े का बटुआ पड़ा मिला। साया धीमा था, मगर उसकी आंखों ने बखूबी देखा। वो बटुआ सुनहरा काम किया हुआ और बहुत भारी मालूम हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, न कोई साया न कोई सिसकी। उसने वो बटुआ उठाया और सीधा अपने घर ले आया। अंदर जाकर जब उसने बटुआ खोला तो उसके होश उड़ गए। उसमें नकदी थी, बहुत सारा सोना था और एक तह किया हुआ खत। खत में लिखा था, ये मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, मेरी बीमार बेटी की शादी के लिए। अगर ये अमानत किसी शरीफ इंसान के हाथ लगी हो तो मेरी मोहब्बत का वास्ता इसे लौटा देना। मैं हर रात शहर की बड़ी मस्जिद के बाहर बैठता हूँ, शायद मेरी अमानत लौट आए। गुलाम की आंखें भर आईं, दिल में जंग शुरू हो गई। एक तरफ मुफलिसी, दूसरी तरफ ईमान। उसने वुजू किया, 2 रकत नफल नमाज अदा की और सजदे में गिर पड़ा। या रब, तू जानता है मेरे हालात, मगर मैं इस अमानत में खयानत नहीं करूंगा, तू मेरी मदद फरमा। उस रात गुलाम को नींद नहीं आई। सुबह की अजान के साथ ही वो अपने झोंपड़े से निकला और सीधा शहर की सबसे बड़ी मस्जिद की जानिब रवाना हुआ। मस्जिद के बाहर बेंच पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, चेहरे पर शिकन, आंखों में इंतजार। गुलाम उसके पास गया, उसके हाथों में बटुआ थमाया और बस इतना कहा, आपकी अमानत, अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया। बूढ़ा पहले हक्का बक्का रह गया, फिर रो पड़ा। बेटा, आज से तू मेरा बेटा हुआ, मैं तेरा सहारा बनूंगा और अल्लाह गवाह है, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। और यहीं से खुलता है तकदीर का दूसरा दरवाजा। बूढ़े शख्स ने कांपते हाथों से बटुआ लिया, सीने से लगाया और देर तक रोता रहा। फिर उसकी आंखें गुलाम की आंखों से टकराईं और वो बोला, तू जानता है मैं कौन हूँ? गुलाम ने सर झुका लिया, मैं तो बस एक मजदूर हूँ हुजूर। इंसान की पहचान नहीं देखता, उसकी जरूरत देखता हूँ। बूढ़े ने गहरी सांस ली, फिर अपने कुर्ते की जेब से एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड निकाला और गुलाम को थमा दिया। हाफिज बशीर अहमद, मालिक, बशीर ग्रुप ऑफ कंपनीज। गुलाम की आंखें फैल गईं। ये वही नाम था जिसे उसने अखबारों में पढ़ा था। शहर का बड़ा कारोबारी, मगर पिछले कुछ सालों से गायब। बशीर साहब ने बताया, मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, बेटी बीमार हो गई, मैंने सब कारोबार छोड़ दिया। अब एक ही मकसद है, बेटी की इज्जत और इलाज। वो रुके, फिर गुलाम की तरफ देखकर बोले, तेरे जैसे लोग आज भी इस दुनिया में हैं, इसीलिए तो रब इस जमीन को थामे हुए है। गुलाम ने हाथ जोड़ लिए, मैंने कुछ खास नहीं किया, जो मेरा नहीं था वो मैंने रख नहीं सकता। बशीर साहब ने उठकर गुलाम का हाथ थाम लिया, चल मेरे साथ, आज से तू मेरे साथ रहेगा। गुलाम घबरा गया, मगर हुजूर, मेरा घर, मेरी रोजी। बशीर साहब ने मुस्कुराकर कहा, अब तेरी रोजी मैं हूं, तू मेरे ऑफिस में काम करेगा बतौर ट्रस्टेड असिस्टेंट, और मेरा वादा है तेरे ईमान का सिला जरूर मिलेगा। उसी शाम गुलाम पहली बार कार में बैठा।
उसे ऑफिस ले जाया गया जहां लोग हैरान थे कि ये सीधा सादा सा आदमी मालिक के साथ कैसे आया। वहां एक अफसर ने बशीर साहब से कहा, सर, इस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं, हम कैसे? बशीर साहब ने टोक दिया, इसका रिकॉर्ड अल्लाह के पास है और मेरे लिए इतना ही काफी है कि इसने मेरी अमानत लौटाई है। गुलाम को एक छोटा सा कमरा ऑफिस के पीछे दे दिया गया रहने के लिए और एक साफ सुथरी डेस्क काम करने के लिए। रात को जब गुलाम तख्त पर लेटा, वो छत की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐ मालिक, तू कितना बड़ा है, एक अमानत से तूने मुझे जिंदगी का नया रास्ता दे दिया। मगर ये तो बस शुरुआत थी, असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। सुबह दफ्तर की पहली अजान की तरह आई। गुलाम ने फज्र की नमाज पढ़ी, कुरान की 2 आयतें पढ़ीं और फिर सफ़ेद कुर्ता पहनकर दफ्तर जाने को तैयार हुआ। जिस दफ्तर को वो कल तक बाहर से देखा करता था, आज उसी के भीतर बैठने जा रहा था। बशीर साहब ने उसे ऑफिस में सबके सामने खड़ा किया। आज से ये मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी है, जो हुक्म मैं दूं वही इसकी जिम्मेदारी होगी, कोई भी शक या सवाल नहीं चलेगा। दफ्तर के कई चेहरे खींच गए। पुराने अफसरों की आंखों में जलन थी। एक सादा सा इंसान, ना कोई डिग्री ना कोई तजुर्बा, सीधे मालिक की बगल में। मगर गुलाम को इन बातों से कोई वास्ता नहीं था। उसे पहली जिम्मेदारी दी गई बशीर ग्रुप के गोदामों का हिसाब किताब देखना। हर चीज का रजिस्टर बना और ईमानदारी से रिपोर्ट पेश कर, बशीर साहब ने कहा। गुलाम ने गोदामों का दौरा शुरू किया। हर गोदाम पर अफसरों की मिली भगत चल रही थी। माल कम दिखाया जाता, कागज ज्यादा बनाए जाते। उसने सब देखा, चुपचाप, बगैर किसी को बताए, दिन रात मेहनत की। 4 दिन में ही उसने हर गोदाम का असल हिसाब कागजों में दर्ज कर लिया। 5वें दिन वो रिपोर्ट लेकर बशीर साहब के कमरे में पहुंचा। ये लीजिए हुजूर, ये हकीकत है। बशीर साहब ने चश्मा लगाया, फाइल खोली। पढ़ते ही उनके चेहरे के रंग बदल गए। ये सब चोरी कर रहे थे? जी, और बहुत वक्त से कर रहे थे। बशीर साहब ने उसी वक्त 4 अफसरों को तलब किया। रिपोर्ट उनके सामने रखी। गुलाम ने सिर्फ 4 दिन में वो दिखा दिया जो तुमने 4 साल में छिपाया। अफसर बौखला गए। ये झूठ है, ये मजदूर हम पर इल्जाम लगा रहा है। बशीर साहब उठ खड़े हुए। अगर ये झूठ हुआ तो आज के बाद ये इंसान मेरे ऑफिस में कदम नहीं रखेगा, लेकिन अगर ये सच हुआ तो तुम्हारे लिए ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक एक गोदाम की तफ्तीश हुई। गुलाम की रिपोर्ट एकदम सही निकली। 4 अफसरों को उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया गया। दफ्तर में खलबली मच गई। लोग अब गुलाम को मामूली नहीं समझ रहे थे, मगर गुलाम की आंखों में अब भी वही सादगी थी। उसी शाम बशीर साहब ने उसे अपने घर बुलाया। तूने मेरी कंपनी को नई सांस दी है, अब मैं तुझे एक और अमानत सौंपना चाहता हूँ, मेरी बेटी की देखभाल। गुलाम चौंका। हुजूर, मैं? हाँ, उसकी तबीयत नाजुक है, उसे ताजगी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। तू दिन में एक बार उससे मिल, बातें कर, बस उसकी खुशी का सबब बन। अगले दिन गुलाम पहली बार उस कोठी के अंदर गया जिसे लोग बशीर विला कहते थे। अंदर खामोशी पसरी थी, दीवारों पर उदासी लिपटी हुई। एक कमरे के बाहर एक खातून खड़ी थी। आप ही गुलाम हुसैन हैं? जी, अंदर चलिए, शहजादी रजिया आपसे मिलना चाहती हैं। कमरा खुला और वहां एक नाजुक सी लड़की, तकरीबन 27 साल की, सफेद चादर ओढ़े हुए बिस्तर पर बैठी थी। चेहरा पीला, आंखें बुझी बुझी। उसने गर्दन घुमाकर देखा और हल्के से मुस्कुराई। आप वही हैं ना जिन्होंने अब्बू की अमानत लौटाई थी? गुलाम ने सर झुका लिया। अमानत को लौटाना मेरा फर्ज था, कोई इनायत नहीं। उसने पहली बार आंखें पूरी तरह खोली। शायद मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने फर्ज की इतनी खूबसूरती से अदायगी की है। गुलाम कुछ नहीं बोला, बस बैठ गया और कमरे की खामोशी में उनका दर्द महसूस करता रहा। उसी शाम कोठी के बाहर 2 परछाइयां लंबी होती चली गईं, एक अमानत और एक तकदीर, जो अब चुपचाप एक नई कहानी लिखने को बढ़ रही थी। शाम की रोशनी बशीर विला के झरोखों से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे की खामोशी में रजिया की सांसें और गुलाम के दिल की धड़कनें एक अनजानी लय में बंधती जा रही थीं। उस दिन से गुलाम की जिम्मेदारी सिर्फ ऑफिस की नहीं रही, अब उसे रजिया की तन्हाई से भी लड़ना था।
हर रोज दोपहर में वो कोठी आता, रजिया के कमरे के बाहर जूते उतारता, अंदर दाखिल होता और खामोश बैठ जाया करता। पहले दिन रजिया सिर्फ मुस्कुराई, दूसरे दिन एक दो जुमले बोले और तीसरे दिन वो खुद पूछने लगी, क्या आपको भी कभी किसी से मोहब्बत हुई थी? गुलाम थोड़ा झेंप गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने मोहब्बत की है, मगर उस खुदा से जिसने मुझे आज तक जलील नहीं किया। रजिया की आंखों में चमक आ गई। क्या आप मेरी दुआ में भी उसी खुदा से कुछ मांग सकते हैं? गुलाम ने सर झुका लिया। अगर मेरी दुआ में तासीर हुई तो आपका हर दर्द रब खुद उठा लेगा। रजिया उस दिन पहली बार खुलकर हंसी। कोठी की दीवारें जो बरसों से चुप थीं, जैसे जरा मुस्कुरा उठीं। बशीर साहब दूर से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून की परछाई थी। रात को गुलाम अपने कमरे में बैठा, दुआ के लिए हाथ उठाए, या रब, इस बेटी के हिस्से की उदासी मुझ पर डाल दे, लेकिन इसकी आंखों में आंसू ना रहने दे। अगले ही हफ्ते डॉक्टर का कॉल आया। रजिया के हालात में बेहतर बदलाव नजर आ रहे हैं। वो अब बात करने लगी है, हंसने लगी है। उसकी दवाइयां असर कर रही हैं। लेकिन बशीर साहब समझते थे कि ये दवाओं से ज्यादा एक ईमानदार इंसान की सच्ची मोहब्बत का असर था। कुछ ही दिन बाद बशीर साहब ने गुलाम को ऑफिस बुलाया और कहा, मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, अपने कारोबार की जिम्मेदारी तुझे सौंपनी है। गुलाम ने फौरन इनकार कर दिया। हुजूर, मैं इस काबिल कहाँ, ये सब मेरी औकात से बाहर है। बशीर साहब ने कंधे पर हाथ रखा। औकात वही बनाता है जो अमानत में खयानत ना करे। तुझसे ज्यादा लायक कोई नहीं। फैसला हो गया। गुलाम अब बशीर ग्रुप का ऑफिशियल मैनेजिंग ट्रस्टी था। शहर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। कुछ लोग जल गए, कुछ हैरान हुए और कुछ ने हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह उसे और ऊंचाई दे जिसने ईमान को अपना जेवर बनाया। मगर जिस रोज गुलाम ने ऑफिस की चाबी थामी, उसी शाम एक पुराना दुश्मन वापस लौट आया। मिर्जा ताहिर, बशीर ग्रुप का पुराना बिजनेस पार्टनर, जिसने बरसों पहले कंपनी से धोखाधड़ी करके बशीर साहब को तन्हा छोड़ दिया था। अब वो वापस आया था, साजिशों के साथ। मिर्जा ताहिर ने सबसे पहले गुलाम पर निशाना साधा। तुम जैसे सड़क के आदमी को एक अरबों की कंपनी कैसे संभालनी आती है? गुलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ईमान में तालीम नहीं, नीयत देखी जाती है, और मैंने अपनी नीयत कभी बदली नहीं। मगर ताहिर चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने बशीर ग्रुप की मार्केट वैल्यू गिराने के लिए नकली प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे, अफवाहें फैलाईं और पुराने स्टाफ को रिश्वत देकर गुलाम के खिलाफ कर दिया। गुलाम के लिए ये एक और इम्तिहान था। एक तरफ जिम्मेदारी, दूसरी तरफ साजिश, और बीच में थी रजिया, जो अब तक गुलाम की सादगी से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी। एक रात वो खिड़की के पास बैठी थी, चांद की तरफ देख रही थी। कभी कभी लगता है ये दुनिया सिर्फ उन्हीं के लिए है जो छल करते हैं, और जो सच्चे हैं वो हमेशा इम्तिहान देते रहते हैं। पीछे से आवाज आई, इम्तिहान ही तो वो चीज है जो इंसान को रूहानी बना देती है। रजिया मुड़ी। गुलाम खड़ा था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर चुप रही। उसकी आंखों से एक आंसू निकला और गुलाम ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। वहां कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत थी और भरोसा। गुलाम हुसैन अब कंपनी का ट्रस्टी था, मगर दिल अब भी उसी जमीन से जुड़ा था जहां वो मिट्टी उठाकर रोजी कमाया करता था। ऊंची कुर्सी पर बैठकर भी उसका लहजा वही था, नर्म, सीधा और सच्चा। मगर शहर के कारोबार में सादगी को कमजोरी समझा जाता है। मिर्जा ताहिर, जो बशीर ग्रुप से कभी धोखा करके निकाला गया था, अब और ज्यादा चालाक, औरत की तरह महीन चालें चलने वाला बन चुका था। ताहिर ने सबसे पहले कंपनी के स्टॉक मार्केट में अफवाह फैलानी शुरू की। बशीर ग्रुप अब किसी अनपढ़ मजदूर के हवाले है, कंपनी डूबने वाली है। मीडिया में पैसे देकर खबरें चलवाई गईं, पुराने क्लाइंट्स को तोड़ा गया और कुछ बड़ी डील्स अचानक टूट गईं। गुलाम को लगा जैसे वक़्त की जमीन खिसक रही हो। एक शाम बशीर साहब की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, उन्हें अब हर तरह की टेंशन से दूर रखना होगा, वरना दिल जवाब दे सकता है। गुलाम ने सब कुछ अकेले संभालने की ठानी। वो रात दिन काम में लग गया। मीटिंग्स, हिसाब, रिपोर्टिंग और स्टाफ की ट्रेनिंग,
सब खुद करता, मगर कंपनी की हालत रोज बिगड़ रही थी। इसी दौरान एक दिन दफ्तर में उसके केबिन के बाहर हो हल्ला हुआ। अंदर घुसते ही 3 अफसर आए और एक फाइल मेज पर फेंक दी। ये देखिए, आपको कमेटी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। आपकी गैर पेशेवराना गतिविधियों की जांच होगी। गुलाम ने वो फाइल खोली। उसमें ताहिर के दस्तखत थे और नीचे लिखे थे कुछ पुराने कर्मचारियों के आरोप। गुलाम कंपनी के फंड्स को निजी इस्तेमाल में लाता है। काम की समझ नहीं, कंपनी डूब रही है। गुलाम ने सिर्फ एक जवाब दिया, सच देर से सामने आता है, मगर जब आता है तो बहुत तेज आता है। उसी रात वो कोठी पहुंचा। रजिया खिड़की के पास बैठी थी, चेहरे पर शांति मगर आंखों में हल्की बेचैनी। काफी थके हुए लग रहे हैं, उसने कहा। गुलाम ने बैठते हुए जवाब दिया, थकान जिस्म की नहीं है, ये तो अमानत बचाने की लड़ाई की थकान है। रजिया ने धीमे स्वर में कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आती है? गुलाम की नजरें चांद पर टिक गईं। जब मैंने वो बटुआ जमीन से उठाया था, तब अल्लाह ने मेरी तकदीर मेरे हाथ में दी थी। अब जब तक सांस चलेगी, उस तकदीर को गिरने नहीं दूंगा। अगली सुबह गुलाम ने सबसे पहले एक इश्तिहार छपवाया। बशीर ग्रुप अपने सभी कारोबार और रिकॉर्ड्स को जनता के सामने खुले तौर पर पेश करने को तैयार है, जो चाहे आकर देख ले। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। स्टाफ, क्लाइंट्स, मीडिया सबको बुलाया गया। मंच पर गुलाम अकेला खड़ा था। उसके पास न ऊंचे दर्जे की तालीम थी, न चिकने लफ्ज, मगर जो था वो आंखों की सच्चाई थी और जुबान की हिम्मत। मैं गुलाम हुसैन, एक मजदूर मगर अमानतदार, आप सबके सामने अपना हर हिसाब रखने आया हूँ। जो सवाल पूछना है पूछिए, लेकिन याद रखिए, मेरी जवाबदेही सबसे पहले अल्लाह के सामने है। मीडिया के कैमरे घूम रहे थे। एक के बाद एक सवाल आए और गुलाम ने हर सवाल का जवाब कागजों के साथ दिया। पुरानी रिपोर्ट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शंस सब सामने रखे। तभी एक पत्रकार खड़ा हुआ। अगर आप इतने सच्चे हैं तो फिर मिर्जा ताहिर जैसा अनुभवी आदमी आपके खिलाफ क्यों है? गुलाम मुस्कुराया। जो आदमी बशीर साहब से बेवफाई कर चुका, वो मुझसे क्या वफा करेगा? और जो इंसान एक बार धोखा दे, वो हर बार धोखा देगा। यही उसका तजुर्बा है। तालियां बज उठीं। भीड़ में से आवाजें आईं, गुलाम साहब हमारे हीरो हैं। बशीर ग्रुप की इज्जत बचाने वाला यही शख्स है।